तो जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा के आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये स्टोरीज आपको इमेजिनेशन में ले जाने वाली हैं। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं रोज आपकी कहानियां सुनता हूँ और मुझे आपकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। आपके सुनाने का अंदाज और आवाज बहुत अच्छी लगती है। आज मैं आपके साथ अपनी कजन सोफिया की कहानी शेयर करना चाहूंगा, जो कि 2015 में हमें सुनाई गई थी। ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन एक सच्चा वाकया जो आप और आपके व्यूअर्स को जरूर पसंद आएगा। आगे सोफिया की जुबानी। मेरा नाम सोफिया और मेरा ताल्लुक कराची गुलशन से। उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। हम 4 बहन भाई हैं, 2 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन, और मैं सबसे छोटी हूँ। हम सब बहन भाई घर में छुपन छुपाई खेला करते थे और हमें बहुत मजा आता था। 2 साल पहले मेरे अब्बू अमेरिका चले गए थे और उन्होंने हमें अमेरिका बुला लिया था। अब हम अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया शहर लॉस एंजलिस में आबाद हो गए थे। ये बात 2000 की है। जब हम वहां गए तो हम एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे, जहां सिर्फ 2 कमरे थे। एक अब्बू अम्मी का कमरा और एक कमरा हमारे 4 बहन भाइयों का था। हमें छोटा सा फ्लैट पसंद नहीं आया और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान में इतना बड़ा घर था, यहाँ इतना छोटा फ्लैट है। तो अब्बू ने कहा कि आरजी है, एक माह बाद मैं एक सरप्राइज दूंगा। उस वक्त मेरे अब्बू एक बड़ी जमीन के घर खरीदने के अमल में मसरूफ थे। कागजी कार्रवाई और डाउन पेमेंट मुकम्मल हो चुकी थी। फिर हम एक माह बाद एक नए घर में मुंतकिल हुए। वो घर काफी खूबसूरत और अच्छी जगह पर था। घर की थोड़ी तफसील ये है कि ये 2 मंजिला घर था। अंदर दाखिल होते ही बाएं तरफ बैठने का एरिया था, सामने खाने की मेज थी, उसके पीछे खुला किचन था। बाएं जानिब एक लॉन्ड्री रूम था और उसके साथ लॉन्ड्री रूम से एक दरवाजा बाग की तरफ निकलता था। सिटिंग एरिया के साथ सीढ़ियां ऊपर जाती थी, जहां सीढ़ियों के आखिर में एक वॉशरूम था और सामने एक लंबा सा कॉरिडोर था, जिसके 2 दरवाजे बाएं तरफ और 2 दरवाजे दाएं तरफ थे। बाएं तरफ पहला कमरा अब्बू अम्मी का था, उसके सामने दोनों भाइयों का कमरा था, उसके बराबर में मेरा और बहन का कमरा था, और अब्बू अम्मी के कमरे के बराबर वाले कमरे को हमने स्टोर रूम बना रखा था, जहां घर का सामान था। अब मैं अपने बारे में बताती चलूं कि मैं बचपन से ही तजस्सुस पसंद हूं। मुझे चीजों की तहकीक करने का बहुत शौक है। तो जिस दिन हम मुंतकिल हुए उस दिन हम स्कूल नहीं गए। अगले दिन स्कूल से वापसी आकर मेरी बहन कपड़े तब्दील करके नीचे चली गई और मैं बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि मुझे थोड़ी थकान हो गई थी। इतने में घर की बेल बजती है। मैं नींद में ही थी और मेरी आंखें बंद थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं करवट बदलती हूँ और जब आंख खोलती हूँ तो सामने एक काले रंग की पर्शियन बिल्ली जमीन पर बैठी हुई मुझे घूर रही थी। मैं भी उसको गौर से देखती हूँ। अचानक वो मियाऊं करती हुई मेरे पास आ गई। मैं नीचे की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ और उसे सहलाती हूँ। फिर अचानक मेरे कमरे में एक अमेरिकन बच्ची जो मेरी उम्र की थी दाखिल होती है और बोलती है, फरी। वो उसे उठाती है और कमरे से चली जाती है। मैं एकदम उठ जाती हूँ। मुझे अचानक ख्याल आया कि बेल बजी थी तो शायद कोई घर में आया है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलती हूँ वो बच्ची वहां नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि कॉरिडोर इतना लंबा है, यह अचानक गायब हो गई। तब नीचे से अपनी अम्मी की बातों की आवाज आती है, तो मैं सीढ़ियों पर पहुंच कर देखती हूँ कि एक अमरीकी औरत जो हमारी हमसाई थी खड़ी होकर अम्मी से बात कर रही है। वो हमें वेलकम करने आई थी। वो बोल रही थी कि हमने आपको कल मुंतकिल होते देखा, तो मैंने सोचा कि आपसे हेलो हाय कर ली जाए, और पूछ रही थी कि आप कहाँ से आए और आपके कितने बच्चे। इतने में मैं नीचे आकर अम्मी के साथ खड़ी हो जाती हूँ। वो केक लेकर आई होती है और हमें दे देती है।
और मुझे बहुत मोहब्बत से ट्रीट करती है, लेकिन उनकी शक्ल पर ऐसा तासुर था जैसे वो कुछ बताना चाह रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। जैसे मैंने कहा था, मैं बहुत तजस्सुस पसंद हूँ, तो उनकी शक्ल के तासुरात से मुझे ऐसा लगता है। और वो मुझे कहती हैं कि आप हमारे घर आए, और कहकर चली जाती। अब मैं अम्मी से पूछती हूँ कि ये कौन थी। वो बताती हैं कि ये हमारी हमसाई और इनके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद वो बच्ची जो मेरे कमरे में आई थी उनकी बेटी होगी और मेरे आने तक वो बाहर चली गई हो, और अम्मी भी मुझसे कुछ जिक्र नहीं करती कि ऊपर बच्ची आई थी बिल्ली के साथ। तो मैं सोचती हूँ कि अम्मी से पूछूं, लेकिन वो काम में मसरूफ हो जाती और मैं भी नजरअंदाज कर देती। जैसे कि मैंने बताया, हम बहन भाई छुपन छुपाई खेलते थे। तो एक दिन वीकेंड पर हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। बाहर लॉन में अम्मी अब्बू बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे और हम बहन भाई प्लान बना रहे थे कि हम छुपन छुपाई खेलेंगे। मेरा सबसे बड़ा भाई हमारे साथ नहीं खेलता था क्योंकि इसके कमरे में कंप्यूटर था। वो सबसे बड़ा था तो वो अपने कमरे में खेल रहा होता था। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, उसको उसी में दिलचस्पी थी। तो मेरा भाई गिनती शुरू करता, आंखें बंद करके। मेरी बहन बाग की तरफ भागती है और मैं घर में दाखिल होकर अपने कमरे में जाकर छुपने लगती हूँ। मैं कॉरिडोर से गुजरते हुए भाई को बताती जाती हूँ कि मैं छुप रही हूँ, किसी को ना बताना, और अपने कमरे की अलमारी में जाकर छुप जाती हूँ। थोड़ी देर में मेरी अलमारी का दरवाजा खुलता और वही छोटी बच्ची अलमारी में घुस आती है, दरवाजा बंद कर लेती है और मेरे बराबर खड़ी हो जाती है। वो इतनी प्यारी थी, उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और सफेद रंग का फ्रॉक था। मैं क्या बताऊं, वो ऐसे श्श का इशारा करती है कि किसी को ना बताना, मैं यहाँ हूं, और मुझे छुपाती है और फिर गायब हो जाती है। इतने में अलमारी का दरवाजा दोबारा खुलता है और एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अलमारी से बाहर निकालती है और कहती है कि अब मैं छुप जाती हूँ और तुम मुझे ढूंढो, और कमरे से बाहर निकल जाती है। जब मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ तो वहां कोई नहीं होता। मैं स्टोर रूम खोल कर देखती हूँ, अपने भाई के कमरे में जाती हूँ। मेरा भाई कंप्यूटर पर खेल रहा होता। मैं इसे बताती हूँ कि भाई, क्या तुमने कोई बूढ़ी औरत देखी? वो कहता है कि नहीं। मैं अम्मी के कमरे में जाकर देखती हूँ, वॉशरूम और कॉरिडोर के आखिर में भी देखती हूँ, वहां भी कोई नहीं होता। इतने में सीढ़ियों पर मेरा भाई और मेरे बहन कहते हैं, भंडा पकड़ लिया, और मैं उनको देखकर नजरअंदाज कर देती और घर से बाहर निकल जाती। वो भी सोचते हैं कि इससे क्या हुआ, लेकिन मैं किसी को नहीं बताती क्योंकि उस बच्ची ने कहा था कि मेरे बारे में किसी को ना बताना। अब वाकयात काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं कुछ मेन शेयर करना चाहती हूँ, वरना बहुत वक्त लग जाएगा। अच्छा, मंजर ये था कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं नजर आते थे। एक दफा मेरी अम्मी और एक दफा मेरे अब्बू को भी नजर आए। अब हर रात 3 बजे घर में भागने दौड़ने की आवाज आने लगती। घर का रूटीन ये था कि सब जल्दी सो जाते, तकरीबन 11-12 बजे तक। एक रात मैं कहानी की किताब पढ़ रही थी और किताब में इतनी मगन हो गई कि 3 बज गए। मैंने कहा कि 3 बज गए, अब सो जाती। तो लैंप बंद कर दिया और करवट लेकर सोने लगी। कमरे में अंधेरा था और मेरे दरवाजे के नीचे से जो खला था वहां से मुझे एक साया नजर आता है, जैसे कि कॉरिडोर में चल रहा हो। मुझे खौफ आया और आंखें बंद कर ली और सो गई। फिर ऐसे ही अगले दिन हम स्कूल से आकर छुपन छुपाई खेलने लगे। मैं सोफे के सिटिंग एरिया में सोफे के नीचे छुप गए। मैंने देखा कि मेरी बहन, जिस दिन उसकी बारी थी, इसकी पाँव मुझे जाते हुए दिखाई दिए। वो ऊपर कमरे में मुझे ढूंढ रही थी। अम्मी भी अपने कमरे में थी और भाई भी कहीं छुपे हुए थे। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत के पांव भी चलते हुए जा रहे हैं और सोफे के पास आकर नीचे झुककर मुझसे बोलती है,
ढूंढ लिया तुम्हें। फिर मुझे सोफे से निकाल कर कहती है, बहुत जल्दी से तुम्हें जन्नत भेज दूंगी, और हंस के गायब हो जाती है। मैं उस दिन इसे देखकर बहुत डर गई कि इसने क्या कहा, तुम्हें जन्नत भेज दूंगी। फिर अगले दिन हम खेल रहे थे। उस वक्त मैं बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी, तो वो बच्ची फिर मेरे कमरे में आती है और काली बिल्ली को मेरे पास रखती है और कहती है, इसका ख्याल रखो, मैं आती हूँ। इस वक्त मैं उसे रोकती हूँ। तो तुम कौन हो? वो कहती है, आई एम कैटी, और कमरे से भागकर चली जाती है। और बिल्ली मेरे पास होकर मेरे पांव वाली तरफ से बिस्तर के बाहर निकल जाती है। जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो वो बिल्ली गायब हो चुकी थी। मैं बहुत छोटी थी और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन मुझे तजस्सुस भी बहुत था और थोड़ा डर भी था। फिर एक रात 3 बजे कमरे के बाहर चलने फिरने की आवाज आई। उस बार मैंने सोचा आज देखती हूँ क्या है। जब मैं कमरे का दरवाजा खोलती हूँ तो कैटी दीवार से लगकर डरी हुई जोर जोर से सांस ले रही होती है और सामने देख रही होती है। जैसा कि मैंने बताया कि कमरे के आखिर में दीवार थी, और जैसे ही मैं अपनी नजर पलटाती हूँ तो वो खौफनाक मंजर देखकर मैं सहम जाती हूँ। उफ अल्लाह, मैंने देखा वही बूढ़ी औरत सीढ़ियों की तरफ खड़ी है। उसकी आंखें पूरी सफेद हैं और वो गुस्से से इधर उधर देख रही है, और उसके हाथ में गोश्त काटने वाला औजार है। वो बूढ़ी औरत उस औजार के साथ मेरी तरफ बढ़ने लगती है। अचानक मेरी बहन की आंख भी खुल जाती है। वो पीछे से आवाज देती है, सोफिया, कहाँ जा रही हो? मैं पीछे मुड़कर उसे देखती हूँ और जैसे ही बाहर देखती हूँ तो कैटी और बूढ़ी औरत दोनों वहां नहीं होते। जैसे मैंने अभी जो देखा वो सब कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन अम्मी घर में काम कर रही होती है, तो हम लोग स्कूल से आते हैं। अम्मी बताती हैं कि सुबह मैंने लॉन्ड्री रूम से वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर लॉन्ड्री रूम का जो दरवाजा बाग की तरफ खुलता है वहां जाके कपड़े खुश्क करने के लिए डाल दिए, और वापस आकर बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया। फिर लॉन्ड्री रूम से निकलकर किचन में आई नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची लॉन्ड्री रूम से निकलकर हॉल में खड़ी हो गई है। और लॉन्ड्री रूम में दोबारा देखा तो एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर चलती हुई आई और बोली, सॉरी, मेरी नवासी बाग में खेल रही थी तो वो गलती से आपके घर आ गई थी, और माजरत करके कैटी का हाथ पकड़कर मेन गेट से बाहर चली गई। फिर उसी दिन हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, और इस बार मैं लॉन्ड्री रूम में छुपी क्योंकि वहां कोई नहीं आता था। तो मेरे पास फिर कैटी आई और चुपके से बोलने लगी, तुम्हारे लिए इस घर में खतरा है, यहां से चली जाओ। आज मेरा तजस्सुस इतना था कि मुझे इससे कुछ बातें पूछनी थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट है? तो वो कहती है, मेरी नानी यहां नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, जल्दी बोलो। मैंने फिर इससे पूछा कि क्या है ये सब। इसने मुझे बताया, मेरी नानी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं अकेली थी तो इन्होंने मुझे सालगिरह पर फरी भी तोहफे में दिया था, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो थोड़ी पागल और अजीब सी हो गई हैं। फिर वो मुझे कहती हैं कि तुम इस घर से चली जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे घर वाले यहाँ रहते हैं, मैं अकेली कैसे जाऊं? तो कहती हैं, तुम्हारे घर वालों का मसला नहीं, वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वो अक्सर कहती रहती हैं कि बहुत जल्द वो तुम्हें जन्नत भेज देंगी, जैसे वो मुझे भेजना चाहती थी, और ये कहकर चली जाती है। मैं परेशान हो गई। ये भी वही बातें कह रही है जो बूढ़ी औरत कह रही थी कि तुम्हें जन्नत भेज दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन अब मेरा तजस्सुस मजीद बढ़ गया था। मुझे जानना था कि ये जन्नत क्या है और ये क्यों कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। अब एक वीकेंड की बात है। दरअसल हमारे खानदान का हर वीकेंड रात को खाना खाकर लेट नाइट मूवीज देखने का मामूल था। एक रात की बात है कि लेट नाइट हम मूवीज नहीं देख रहे थे। अबू जल्दी सोने चले गए क्योंकि वो थके हुए थे। अम्मी भी चली गई थी।
भाई भी कमरे में थे, तो मैं और मेरी बहन कार्टून देख रहे थे। अम्मी ने कहा था कि अब बस ये कार्टून देखकर सोने चले जाना, पूरी रात जागना नहीं। हमने कहा ठीक है। तो होता यूं है कि कार्टून देखते देखते मैं सोफे पर सो गई। मेरी बहन ने मुझे उठाया कि सोने चलो। मैं नहीं उठी, तो वो टीवी बंद करके अपने कमरे में चली गई और मैं अकेली सिटिंग एरिया में सो रही थी। तो अचानक 3 बजे मेरी आंख खुलती है और जो मंजर मैं उस वक्त देखती हूँ तो मैं चीखने लग जाती हूँ और मेरे जिस्म से जैसे मेरी रूह निकल जाएगी। मैं देखती हूँ कि वो बूढ़ी औरत पंखे पर लटकी हुई है, उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और दूसरे सोफे पर कैटी की लाश और जमीन पर उसका सर पड़ा हुआ है और वो काली बिल्ली भी मर चुकी है। ये देखकर मैं जोर जोर से चीखती हूँ और आंखें बंद करके सोफे पर मुंह छुपा लेती हूँ। इतने में सब घर वाले मेरी चीख सुनकर आते हैं और अम्मी मुझे उठाती। सोफिया बेटा क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? मैं आंखें बंद करके इशारा करती और कांपते हुए बोलती हूँ, वो औरत लटकी है। अम्मी कहती हैं, कौन औरत? यहां तो कोई नहीं है। अबू बहन भाई सब परेशान हो जाते हैं। अम्मी मेरी बहन को डांटती है, तुम लोगों ने रात को जरूर कोई हॉरर मूवी देखी होगी। मेरी बहन बोलती है, नहीं हम कार्टून देख रहे थे। ये सो गई थी कार्टून देखते देखते, मैंने इसे उठाया तो ये उठी नहीं, तो मैं चली गई। फिर अम्मी कहती है, बेटा तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है, यहाँ तो कोई नहीं है। और मैं फिर थोड़ा खामोश हो जाती हूँ और बोलती हूँ, नहीं अम्मी मैंने ख्वाब नहीं देखा। अम्मी यही कहती हैं कि बेटा तुम्हारा वहम है या तुमने ख्वाब देखा है। और उस रात मैं अम्मी के साथ सोती हूँ। फिर मैं सदमे का शिकार हुई, मेरी थेरेपी भी हुई और मैंने किसी तरह उस पर काबू पा लिया। तो इस वाकये के कुछ दिन बाद यही चीज मेरे अब्बू के साथ भी हुई। वो लेट नाइट वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे, क्योंकि हफ्ता था। अब्बू ने कहा कि आप सब लोग सो जाओ, मैं पूरी रात मैच देखूंगा। तो अब्बू भी मैच देखते देखते सो गए और उनकी भी अचानक रात को आंख खुल गई। उन्होंने भी वही देखा जो मैंने देखा था। वो भी चीख कर कमरे में आए और अम्मी को बताया कि जो ये बोल रही थी वो सच है। आज मैंने भी वही देखा जो उस दिन इसने बयान किया था। उस दिन इन्हें यकीन आ गया मेरी बात पर और फिर मैंने अम्मी अब्बू को सब बता दिया कि काफी दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर अम्मी को पता चला कि वो बच्ची और बूढ़ी औरत जिन्हें उन्होंने इस दिन देखा था वो वही हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो मैंने और अब्बू ने देखा था। फिर हमने फैसला किया कि ये घर बेच देंगे और कुछ दिन बाद हम किराए का मकान ले लेंगे और वो घर बेचने पर डाल दिया। अब आखिरी दिन जिस दिन हम वो घर छोड़कर जा रहे थे तो वही पड़ोस की औरत आकर हेलो करती है। वो अम्मी से पूछती है कि आप लोग ये घर छोड़ रहे हैं? तो अम्मी कहती है कि हाँ। वो पूछती है क्यों? तो अम्मी बताती हैं कि इस घर में कुछ है। हमारी छोटी बेटी ने बहुत होलनाक एक्सपीरियंस किए हैं। तो आगे बोलती है कि आप जब ये घर ले रही थी तो किसी ने आपको इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया? अम्मी कहती हैं कि मेरे शोहर ने लिया था ये घर। तो अबू भी साथ खड़े होते हैं। तो अबू बोलते हैं कि मुझे बताया गया था कि इस घर में कुछ साल पहले एक खुदकुशी हुई थी और कुछ नहीं, तो मैंने बगैर सोचे घर ले लिया। अब मुझे अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो फिर पूरी कहानी हमें वहीं खड़े खड़े बताती है, क्योंकि वो वहां 10 साल से रह रही है और इसे इस घर के बारे में सब पता होता है। तो वो कहती है कि जिस दिन मैं आपके घर मिलने आई थी, मैं यही देखने आई थी कि आपके कितने बच्चे हैं और कितने साल के। उस दिन मैं बताना चाह रही थी लेकिन नहीं बता पाई, क्योंकि आप लोग इस दिन ही मुंतकिल हुए थे और आप खुश लग रहे थे। तो मैंने उस दिन बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो मखलूक 8 साल के बच्चों को टारगेट करती है और वो बूढ़ी औरत आपकी बच्ची की कुर्बानी मांगती थी। यहाँ बताती चलूं कि हम मई में उस घर में आए थे और जब छोड़ रहे थे तो जुलाई का महीना था। तो अच्छा हुआ कि आप लोग दिसंबर से पहले निकल गए, वरना आप लोग नहीं निकलते तो मैं अगस्त में आकर बता देती कि घर खाली कर दो और आपकी छोटी बेटी से भी पूछती कि क्या आपको बूढ़ी औरत और वो बच्ची नजर आती है। तो जाहिर है मुझे पता है कि आपकी बेटी कहती हाँ। तो मैं आपको
पूरी कहानी इस वक्त बताती। आपसे पहले इस घर में एक खानदान था जिनके साथ भी यही मंजर हुआ, उसे भी वही नजर आती थी। तो कहानी ये कि काफी साल पहले इस घर में एक नानी थी जिसका नाम अना था। इसकी बेटी जो शादीशुदा थी, इसकी बेटी और शौहर का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उनकी एक बेटी थी जो कैटी थी। अना जो इसकी नानी थी, कैटी को पाल रही थी। अना बहुत मोहब्बत करती थी अपनी नवासी से और इसके साथ घर में छुपन छुपाई खेलती थी। तो जब कैटी 8 साल की हो गई, वो बहुत अकेला महसूस करती थी। इसने कैटी को एक बिल्ली तोहफे में दी, जिससे कैटी बहुत खुश हुई कि उसको कोई मिल गया है जिसके साथ वो खेल सके। तो इसकी नानी की कुछ सहेलियां थीं जो घर आती जाती रहती थी और एक ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। वो अना को भी कहती थी कि तुम हमारे ग्रुप ज्वाइन करो। तो अना ने सोचा कि ये बुजुर्ग ग्रुप है, तो वो मान गई। 2 माह तक वो ग्रुप ज्वाइन कर लेती और रोज वहां जाती रहती है अनजाने में। और वो शैतान लोग इसका ब्रेन वॉश, मैनिपुलेट और कायल कर लेते हैं कि तुम एक कुर्बानी दो, हमें खालिस जवान खून चाहिए, और इसके बाद वो गुनाहगार रूह जन्नत में जाएगी, हमेशा खुश रहेगी। तो वो लोग अना को कहते हैं कि तुम जाकर अपनी नवासी की कुर्बानी दो। तो वो सितंबर की एक रात थी जब इसने अपनी नवासी को मार डाला, सर को अलग कर दिया और बिल्ली को भी मार दिया। शैतान के पुजारियों ने इसे कहा था कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो शैतान खुश होगा और तुम्हारी नवासी जन्नत में होगी, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गई तो तुम्हें सजा मिलेगी शैतान की तरफ से। तो जिस दिन इसने अपनी नवासी को मारा, इसका ब्रेन वॉश का असर टूट जाता है और वो रोते रोते ट्रॉमा और गिल्ट में चली जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया, और खुदकुशी कर लेती है। तो वो फांसी से लटक जाती है और अपनी जान दे देती है। और उस दिन से लेकर आज तक उसकी रूह इस घर में भटक रही है और वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रही। यही उसकी सजा है कि वो बार बार वही जिंदगी जीती और मरती। अगर आप लोग इस घर में दिसंबर तक रह जाते तो वो आपकी छोटी बेटी को मार देती और इसकी कुर्बानी देती। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ अपने चैनल पर ये स्टोरी लाजमी शेयर करेंगे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी यूट्यूब फैमिली भी ठीक होगी। मेरा नाम ताहा है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं काफ़ी अर्से से आपकी कहानियाँ सुन रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। आज मैं जो कहानी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो खौफनाक हादसा मेरे एक कज़न के साथ पेश आया। आगे का वाक़या इसकी ज़ुबानी। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं पत्तोकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। इंटर करने के बाद मैं मज़ीद तालीम के लिए यूके चला गया, जहाँ मैंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरी वहाँ जॉब पक्की हो गई, तो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली जो पत्तोकी में रहती थी इन्हें एक बड़े घर में शिफ्ट करवा देता हूँ, क्योंकि हमारा घर काफ़ी पुराना और बोसीदा था। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैंने एक सोसाइटी में घर देखा जो काफ़ी बड़ा था और सस्ता मिल रहा था। मैंने सोचा ये एक सुनहरी मौका है इस बड़े घर को लेने का, क्योंकि इसका रेट बहुत कम था। मसला था पूरी फैमिली को इस घर में शिफ्ट करने का, क्योंकि इतना सारा सामान एक ही चक्कर में मुंतकिल नहीं हो सकता था। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अकेला इस घर में 4-5 दिन के लिए शिफ्ट हो जाता हूँ और यहाँ के काम देख लेता हूँ, और शिफ्टिंग का काम और सामान पैक करने वाले बाकी घर वाले देख लें। इस घर का मंजर कुछ यूं था कि जब आप मेन गेट से दाखिल हो तो सामने एक बहुत बड़ा बाग था और इसके बाद पीछे घर था। इस बाग में बेरी का एक दरख्त था। तो जो पहली रात मैंने इस घर में गुजारी तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई गैर मामूली चीज़ महसूस नहीं हुई। मैं सुकून से सोया। अगले दिन मैं पड़ोस में गया तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस घर पर किसी चीज़ का साया। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और समझा कि लोग ऐसे ही डरा रहे होंगे कि हम इस घर में शिफ्ट ना हो। दूसरी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे बाग की तरफ से पायल की आवाज़ सुनाई दी।
क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की बाग में खुलती थी। तो मैं कमरे से निकला और बाग की तरफ जाना शुरू हो गया कि देखूं इतनी रात में घर में कौन है मेरे अलावा। जब मैं कमरे से घर के दरवाजे की तरफ जा रहा था तो मैंने साथ ही लगे शीशे में देखा कि मेरे पीछे कोई लंबा सा आदमी आ रहा है जो मुकम्मल तौर पे काला है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। मुझ पर डर तारी हो गया। मैंने कमरे में जाकर सोने को ही तरजीह दी बजाय इसके कि बाग में देखता हूं कि कौन है। मैं वापस कमरे में आया और सो गया। पायल की आवाज मुझे पूरी रात आती रही। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपने घर वालों को इस वाक़े से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि तुम अकेले हो, नया घर है, डर गए होगे, वहम हुआ होगा। मैंने ये बात नजरअंदाज कर दी और बाकी कामों में लग गया। अब इस रात जब मैं सोया तो कोई 3 बजे के वक्त मुझे अपना जिस्म भारी महसूस हुआ। जब मेरी आंख खुली तो वो मंजर देखकर मेरी जान मेरे मुंह में आ गई। मैंने देखा मेरे पांव वाली साइड पर एक औरत खड़ी है जिसका कद कमरे की छत जितना था। इसकी आंखें लाल और बाहर की तरफ निकली हुई थी। इसकी गर्दन ऐसी थी जैसे किसी ने तोड़ दी हो। इसका मुंह जला हुआ और जुबान बाहर लटकी हुई थी। वो चीज मुसलसल मुझे घूर रही थी। मैं हिलना चाहता था मगर मेरा जिस्म फ्रीज हो गया। बड़ी मुश्किल से दिल में आयतल कुर्सी पड़ी तो वो चीज चीख मारकर गायब हो गई। फिर जाकर मेरी बॉडी नॉर्मल हुई। बाकी रात मैंने घर से बाहर अपनी गाड़ी में सोकर गुजारी। सुबह मेरी हिम्मत नहीं हुई कि घर के अंदर जाऊं और देखूं कि ये सब क्या था। मैंने फौरन घर कॉल की और सब कुछ बताया। ये सुनकर घर वालों ने कहा कि सामान पैक हो गया, बस कल हम शिफ्ट हो जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। अब इस रात मैं अपने कमरे में सोने गया तो मुझे कमरे में घुटन महसूस हुई और कमरे में नहुसत सी लगी। जब मेरी आंख लगी तो मुझे नींद में किसी ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा, मैं बेड से नीचे गिर गया। मैं उठा और देखा ये कमरा बहुत ज्यादा लोगों से भरा हुआ। चारों तरफ काले रंग के लोग खड़े जो मुझे देखकर किसी और जुबान में कुछ कह रहे हैं। जो खिड़की मेरे कमरे में बाग की तरफ खुलती थी वहां से निकला और बाग में भाग गया। जब मैं इस दरख्त के नीचे आया तो मुझे किसी ने इस दरख्त के ऊपर से मेरा नाम लेकर आवाज दी, इब्राहिम, तुम क्या समझते हो? ये कमरे से निकलकर बच जाओगे, हम तुम्हारे पूरे घर में हैं। जब मैंने ये सुना और ऊपर देखा तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैंने देखा कि उस दरख्त की जितनी शाखें थी सब पर लोग लटके हुए थे जिनको फांसी दी हुई थी। इनकी आंखें भी लाल और जुबान बाहर निकली हुई थी और वो सब मुझे देखकर अजीब सी आवाज में हंस रहे थे। ये देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। जब मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मुझे क्या हुआ था तो इन्होंने बताया कि जब हम सुबह नए घर में आए तो तुम दरख्त के नीचे बेहोश पड़े थे और तुम्हारे मुंह पर खून लगा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा दबाव और सदमे की वजह से मैं बेहोश हुआ था। मेरे वालिद साहब ने किसी आलिम से इस घर का हिसाब लगवाया तो पता चला कि इस घर में 10 साल पहले एक फैमिली को किसी ने मार दिया था। मियां बीवी को फांसी दे दी और बच्चों को भी मार दिया। इसके पीछे क्या वजूहात है मुझे नहीं पता। आलिम साहब ने बताया कि जो कोई भी इस घर में रहने आता है ये चीजें उन सबको ऐसे ही मार देती है जैसे उनको मारा गया था। इन्होंने कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए क्योंकि तुमने आयतल कुर्सी वाला लॉकेट पहना हुआ था। इसके बाद से मैंने इस घर का कभी रुख नहीं किया और आज भी जब मैं ये वाकया सोचता हूँ तो सांस बंद होने लगती। इस वाकये से आयतल कुर्सी की अहमियत का अंदाजा होता है। उम्मीद है आपको ये मेरा वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको लगे ये वाकया सबको पसंद आएगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें यार, यही मोटिवेशन होती है एक क्रिएटर की। आप सब्सक्राइब करते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर करते हैं, हमारा दिल बड़ा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लाजमी सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।